हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। तो आई होप आप सभी के पेपर्स जो हैं वो अच्छा गया होगा। प्रीलिम्स का जो अभी 25 जुलाई 2021 को हुआ, पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। इस बार एमपीपीएससी हैज रेज्ड द लेवल ऑफ द प्रीलिम्स पेपर। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वी विल एनालाइज द प्रीलिम्स पेपर of polity and also the approach of polity, how to study polity in reference of prelims and also in reference of mains। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में, तो अगर मैं एनालाइज करती हूँ 2019 का प्रीलिम्स का पेपर और मैं बात करती हूँ आपसे 2020 के प्रीलिम्स के पेपर, तो क्या डिफरेंस था इस बार के पेपर में। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी आई एम ट्राइंग टू टीच यू दैट कि 2019 में 25 क्वेश्चंस जो थे आपके वो आए थे पॉलिटी से, ठीक है। और इन 25 क्वेश्चंस में मैं इंक्लूड कर रही हूँ आपके एक्ट्स, ठीक है। आपके जो एक्ट थे, ठीक है, आपके जो 3 एक्ट थे, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर पॉलिटी सब्जेक्ट। तो एक्ट और पॉलिटी सब्जेक्ट मिला के आपके बने थे 25 क्वेश्चन, ठीक है। और वहीं मैं बात करूं अगर 2020 की, तो 2020 में आपके आए हैं अभी 19 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। एंड ऑल्सो आपका जो कमीशंस जो टॉपिक है, दैट इज योर यूनिट 10, इस कमीशन का भी जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें इंक्लूडेड है, बिकॉज कमीशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर इंडियन पॉलिटी सिलेबस। तो कमीशन और इंडियन पॉलिटी, दैट इज योर यूनिट 6, तो दोनों मिला के क्वेश्चन आए थे आपके 19। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द मध्य प्रदेश पॉलिटी, 4 क्वेश्चंस जो थे आपके मध्य प्रदेश पॉलिटी से आए थे। जैसे कि आपका मध्य प्रदेश पीएससी हो गया या आपका मध्य प्रदेश फूड कमीशन हो गया। तो ऐसे आपके 4 क्वेश्चन बने थे मध्य प्रदेश पॉलिटी से और 19 क्वेश्चंस बने थे आपके इंडियन पॉलिटी और कमीशन से। अब यहाँ पर अगर आपने इस एनालिसिस को अगर देखा है तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि आपके 20 to 25 मार्क्स जो हैं वो पूरे के पूरे ले जाता है आपका कौन सा सब्जेक्ट, वो है आपका इंडियन पॉलिटी, ठीक है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सब्जेक्ट है, दैट इज योर इंडियन पॉलिटी, दैट इज योर यूनिट 6। तो ये जो पार्ट है यही आपका ले जाता है 20 to 25 मार्क्स। तो यहाँ पर टू गेन इट, है ना, आपको कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर आपने इस बार का पेपर अटेम्प्ट किया है और नहीं भी किया है तो आपने पेपर देखा होगा कि हाउ वाज द क्वेश्चंस, हाउ एनालिटिकल द क्वेश्चंस वर, ठीक है। वहां पर आपने एनालिसिस जो है देखा होगा कि किस तरीके का पेपर आया है और विद स्पेसिफिक टू पॉलिटी किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। मैं आपसे अभी डिस्कस करती हूँ कुछ क्वेश्चंस जो पॉलिटी में आए हैं इस बार और किस तरीके से आपको पढ़ना है पॉलिटी। पर उससे पहले मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि हमारा जो एमपीपीएससी अड्डा है ये भंवर कुआं पर है। और अगर आप सभी को, अगर आप मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार, तो आप सभी लोग जो है मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, एंड ऑल्सो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और हमारी प्रीलिम्स बैच और मेंस बैच भी अभी स्टार्ट होने वाली है, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको एक ब्रीफ बता रही हूँ कि हम पॉलिटी किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पॉलिटी जो है आपके जो प्रीलिम्स के अभी क्वेश्चन आए हैं, मैं उसमें अगर आपसे बात करूं, देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन ये, आर्टिकल 24 of the Constitution of India prohibits the employment of child in factories related to hazardous work. Such prohibition is, अब आप देखिए, आप पॉलिटी कैसे पढ़ते हैं, आप सारे आर्टिकल रट लेते हैं, है ना। आपको आर्टिकल याद करना है, ये चीज अलग है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। बट
the context of that article should be analyzed and studied in very deep manner। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सभी को मालूम है कि आर्टिकल 24 इज रिलेटेड टू द चाइल्ड इन फैक्ट्रीज, रिलेटेड टू द हैजार्डियस वर्क, नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिट है। पर अब ये जो प्रोहिबिशन है ये कैसा प्रोहिबिशन है? इट इज एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, पार्शियल प्रोहिबिशन, रीजनेबल प्रोहिबिशन या मॉरल प्रोहिबिशन। तो यहाँ पर आपको एक टेक्निक मालूम होनी चाहिए, वो है आपका एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, वी हैव टू लर्न द एलिमिनेशन टेक्निक हियर, राइट, एंड वी विल लर्न इट स्टेप बाय स्टेप हाउ टू एलिमिनेट। सी द एलिमिनेशन टेक्निक जो है आपका, वो आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा और हम वो यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो दिस प्रोहिबिशन इज, देखिए चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया, तो ये पार्शियल तो होगा नहीं। ठीक है, पार्शियली तो हम नहीं कह रहे कि नहीं ये वाला बच्चा चाइल्ड फैक्ट्री में काम करेगा, ये वाला बच्चा नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये जो पार्शियल प्रोहिबिशन है ये आप एलिमिनेट कर सकते हो। सेकेंड, रीजनेबल, मतलब कि कोई रीजन दे के जो आपका जो चाइल्ड है वो फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकता, कि नहीं नहीं वो बहुत गरीब है तो वो वो फैक्ट्री में काम करेगा, तो ये रीजनेबल प्रोहिबिशन भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आता है आपका डी, मॉरल प्रोहिबिशन। मॉरल प्रोहिबिशन मतलब कि मॉरली भी ये प्रोहिबिट है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है, क्योंकि इंडिया में चाइल्ड लेबर जो है एब्सोल्यूटली प्रोहिबिटेड है, मतलब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई पार्शियलिटी नहीं है, कुछ पार्शियल नहीं है, कुछ मॉरल नहीं है और कुछ भी रीजनेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि पेपर का जो लेवल है वो आपका पूरा कंसेप्चुअल है और एनालिटिकल है। आपको इस बार जो है पढ़ाई कैसी करनी है ये आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग the message to call joint sitting of both the houses under article 108 of the constitution of India। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला है, आर्टिकल तो खुद ही दोनों क्वेश्चन में ही आपके एमपीपीएससी ने बता दिया है ना, आर्टिकल तो उन्होंने ही बता दिया और आर्टिकल में क्या लिखा है ये भी बता दिया कि आर्टिकल 108 क्या कहता है कि जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस है ना अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है आपका जॉइंट सिटिंग बुला सकता है, ये हम प्रेसिडेंट में पढ़ते हैं। बट यहां पर पूछा है कि किस एक्सप्रेशन के साथ ये रिलेट करता है, मतलब प्रेसिडेंट का क्या एक्सप्रेशन होता है बिफोर कॉलिंग द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। तो इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट, डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, विजडम ऑफ प्रेसिडेंट या कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, आपको किस लेवल पर इंडियन पॉलिटी जो है पढ़ना है और किस तरीके से आपको इस सब्जेक्ट का डीप नॉलेज होना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कहती कि आपको मास्टरी करनी है पॉलिटी में, बट आपको अगर प्रीलिम्स निकालना है तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको इन सब चीजों का अब ध्यान देना पड़ेगा एज इट इज चेंज्ड। तो यहाँ पर जो आंसर होता है इसका वो होता है आपका इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट टू कॉल द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस अंडर आर्टिकल 108। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको किस तरीके से जो है चीजें बताई जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जजेस कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से टाइप के जो जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होते हैं, एडहॉक जज या एडिशनल जज।
अब जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो मुझे मालूम है कि आप पढ़ते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है, एडहॉक जज होता है, एडिशनल जज होता है, एक्टिंग जज होता है, बट आपको ध्यान नहीं रहता कि ये कौन से टाइप का जज आपका सुप्रीम कोर्ट में है और कौन से टाइप का जज आपका हाई कोर्ट में है। तो यही जो डिफरेंस है, यही चीज हम यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी कि जब हम हाई कोर्ट या जुडिशियल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगी, जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे और हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है ना, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो दोनों जगह होता है। ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस दोनों जगह होता है, बट इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपके पास आता है एडहॉक जज, एंड इन केस ऑफ हाई कोर्ट यू गॉट द एडिशनल जज। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है, जहां पर आपको चीजें समझने की जरूरत है, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी की जरूरत है, ये चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो मैंने अभी आपको बताया कि एडहॉक जज जो है ये आपके सुप्रीम कोर्ट में होता है और एडिशनल जज जो है वो आपका हाई कोर्ट में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। तो ये जो प्रीलिम्स में इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं, ये उसका एनालिसिस है कि अब आपको किस लेवल की अपनी तैयारी करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी पॉलिटी पढ़ने के लिए। ठीक है, पॉलिटी हम लोग यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक पढ़ेंगे टॉपिक। ठीक है, हम उस टॉपिक को कम से कम 40 to 45 मिनट्स पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद हम लोग उसी टॉपिक को विद इन 5 मिनट्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, पहले हमने टॉपिक पढ़ा, 40 to 45 मिनट्स का हमने टॉपिक पढ़ा, फिर उस टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे 5 मिनट्स में रैपिड फायर की तरह। फिर उसके बाद हम लोग उसके एमसीक्यू लगाएंगे, द रिलेटेड टॉपिक एमसीक्यूज विद इन 15 मिनट्स। तो यहाँ पर आपको क्या चीज मिल रही है कि आपने एक बार टॉपिक पढ़ा, ठीक है, आपने उसको तुरंत रिवाइज किया, फिर आपने उसके एमसीक्यू लगाए, तो एक ही बार में आपका एक टॉपिक जो है वो 3 टाइम्स आपने उसका रिवीजन कर लिया। गॉट इट। तो यही अप्रोच जो है आपको यहाँ पर मिलेगी, और मेरे सब्जेक्ट पॉलिटी में हम इसी तरह से चलेंगे। टॉपिक पढ़ा, रिवाइज किया, उसके एमसीक्यू लगाए, ताकि आपका 3 बार रिवीजन हो गया और आपको वो जो टॉपिक है वो एकदम बाय हार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूं, सॉरी, तो यहाँ पर एक और चीज हम करेंगे। यहाँ पे एक और चीज मैं क्या करूंगी, जब आप नेक्स्ट डे आओगे तो नेक्स्ट डे हमने जो ये टॉपिक पढ़ा, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे, फिर उसका एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, तो आपका जो रिवीजन मोड है पढ़ने के साथ साथ वो भी चलता रहेगा, ताकि आप कोई भी टॉपिक जो है उसको भूले नहीं और आपको वो याद रहे। ठीक है, तो ये हमारी रहेगी अप्रोच फॉर स्टडीइंग द पॉलिटी सिलेबस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको मेंस रिलेटेड भी चीजें बता देती हूँ कि मेंस में जो है, मेंस में देखिए, मेंस के लिए आपको जो है, आपका जो सिलेबस है मेंस का, आपको उसी से स्टिक टू द सिलेबस। ठीक है, स्टिक टू द सिलेबस ऑफ मेंस। सिलेबस के अलावा आपको कोई भी चीजें नहीं पढ़नी है। हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे सिलेबस का, मेंस का, और हम उसी दिन
उसके उस टॉपिक को पढ़ेंगे, उसी दिन मैं आपको उसके 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर उसी टाइम बताऊंगी, ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहें और आपको एक एक टॉपिक से जितने भी आपके 3 मार्कर हैं, 5 मार्कर है और 11 मार्कर हैं, वो आपके प्रिपेयर होते रहे, ताकि आपको एंड टाइम पर रिवीजन करने में हेल्प हो और आप जब मेंस राइटिंग करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हम लोग डेली आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारा डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी स्टार्ट है, तो आप वहां पर भी एनरोल कर सकते हैं। एंड विद द स्पेसिफिक टू द टॉपिक, विद द स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट, वो भी चीज हम इंडिविजुअली भी करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा मेंस का अप्रोच। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा, हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्रेसिडेंट, सॉरी, यूनियन एग्जीक्यूटिव। देखिए, आपका जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है ये आता है पार्ट 5 में, ठीक है, और इसमें आर्टिकल आता है आपका 52 से 78, राइट। आपके प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें क्लियर कट मेंशन है यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब, और अभी आपने क्वेश्चंस भी देखे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आया है। तो आपको अपने सिलेबस से कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं भटकना है, जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है आपको उसी पर जो है बहुत डीप एनालाइज करना है और एकदम डीप नॉलेज में पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ यूनियन एग्जीक्यूटिव की। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या होता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट योर प्रेसिडेंट, ओके, योर वाइस प्रेसिडेंट, योर प्राइम मिनिस्टर, योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, and your CAG, that is your Comptroller and Auditor General। तो आपका जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें हम इन सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। आपका प्रेसिडेंट, आपके वाइस प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड योर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक उठाने वाले हैं वो है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो देखिए, आप सभी को मालूम है कि प्रेसिडेंट जो है वो होता है आपका हेड ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो आपका होता है हेड ऑफ इंडियन। दूसरा, प्रेसिडेंट जो है वो होता है आपका फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दो बातें तो आपको एकदम याद कर लेनी है कि प्रेसिडेंट आपका होता है हेड ऑफ द इंडियन स्टेट और यही होते हैं आपके फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद जो आपका प्रेसिडेंट है वो क्या होता है? सिंबल होता है आपके इंडिया का इन टर्म्स ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी है इन टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है कि आपके जो प्रेसिडेंट है ही इज द एपेक्स ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है, वही हेड है आपके इंडियन स्टेट के। तो इन्हीं पे बहुत सारी चीजें जो हैं ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। हमारे देश में जो एकता है, जो यूनिटी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कौन? हमारे प्रेसिडेंट। उसके बाद हमारे देश की जो इंटेग्रिटी है, ठीक है, इंटेग्रिटी मतलब क्या? जो ऑनेस्टी है, जो हमारे इंडिया के मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स हैं, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? तो वो भी कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। एंड द अनदर थिंग दैट इज सॉलिडारिटी।
सॉलिडारिटी को भी कौन रिप्रेजेंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रेसिडेंट। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट को किस क्वालिफिकेशंस पर इलेक्ट किया जाता है, मतलब सॉरी, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए प्रेसिडेंट का। फिर उसके बाद उनका ओथ, उनका टर्म, कितने टर्म तक वो प्रेसिडेंट रहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है। वैकेंसी जब आती है प्रेसिडेंट के पोस्ट पर तो क्या चीजें होती हैं, और प्रेसिडेंट के हम पावर्स एंड फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले उठाते हैं टॉपिक जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट अभी हम उसको बहुत ही एकदम सिंपल चीज से समझेंगे, सिंपल नंबर से समझेंगे। चलिए देखिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो होता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब क्या होता है ना। इनडायरेक्ट इलेक्शंस मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे में समझाती हूँ कि देखिए, जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, है ना, जब आप लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें आप वोट डालने जाते हैं। ठीक है, वोट डालने जाते हैं आप एमपीज को एंड एमएलएज को, है ना। आपके स्टेट में जब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तब आप वोट डालने जाते हैं। जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तब आप वोट डालने जाते हैं। तो यहाँ पर जब एक सिटीजन एमपी और एमएलए इलेक्ट करता है तो वो अपना एक वोट देता है इनको, तो ये क्या कहलाएगा? सिटीजन के थ्रू डायरेक्टली वोट होना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इलेक्शन। बट जब यही एमपी और एमएलए जो हैं ये करते हैं वोट किसको? प्रेसिडेंट को। यहाँ पे सिटीजन्स डायरेक्टली वोट नहीं करते, मतलब हम जो आम जनता है, हम आम जनता जो है, सिटीजन जो है, वो वोट नहीं करती है प्रेसिडेंट को। ठीक है, हमारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब कि जो एमपीज और एमएलएज हैं, वो चुनते हैं हमारा प्रेसिडेंट। तो जो सिटीजन और प्रेसिडेंट का जो रिलेशन हुआ वो कैसा हुआ आपका? इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ समझ में आ गई कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट कैसे होते हैं प्रेसिडेंट। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके एमपीज और एमएलए जो हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए वोट होता है और फिर प्रेसिडेंट जो है आपके चुन के आते हैं, है ना। तो अब इस एमपीज और एमएलए जो हैं ये कौन होते हैं? ठीक है, ये कौन होते हैं? तो आपका जो इलेक्टोरल कॉलेज है ना, आपका जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इस इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं वही प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज में कौन लोग होते हैं? तो पहला जो होता है वो होगा आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि आपके पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं, मतलब कि क्या? लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों जो मेंबर्स हैं, दोनों हाउसेस जो हैं, उसके इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है। ठीक है, दूसरा जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, मतलब कि जितनी भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं सारे स्टेट की, और उसमें जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी पार्ट होंगे किसके? आपके इलेक्टोरल कॉलेज के। तीसरी चीज है यहाँ पर कि आपकी जो दो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, आपकी जो दो यूनियन टेरिटरी हैं जिनका नाम है दिल्ली एंड पुदुचेरी,
इनका भी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 चीजें बता दी जो आपको याद रखनी है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो बाय इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। आपकी जितनी भी स्टेट्स हैं वहां पर आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। एंड थर्ड, जो आपकी 2 यूनियन टेरिटरी हैं दिल्ली एंड पुदुचेरी, यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ के भी इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई कि पार्टिसिपेट कौन करेगा। अब आपको जानना ये जरूरी है कि पार्टिसिपेट कौन नहीं करेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन इसी तरीके का पूछा जाएगा कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को जानने के लिए आपसे यही पूछा जाएगा कि हु इज नॉट पार्टिसिपेंट ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आपको पता क्या होना चाहिए कि हु विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहां पर मैं आपको बता रही हूं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स डोंट पार्टिसिपेट। ठीक है, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होते हैं ये तो मैं आपको जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे कि ये नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो जैसे आपका जो लोकसभा रहता है इसमें अभी तो खैर हटा दिया गया है एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन। तो एंग्लो इंडियंस को जो नॉमिनेट करते थे वो प्रेसिडेंट करते थे। तो जैसे 2 नॉमिनेटेड मेंबर थे आपकी लोकसभा में और राज्यसभा में जो है आपके 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। इनको कौन नॉमिनेट करता है, तो इनको आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स की मैं बात कर रही हूँ ये नॉमिनेटेड मेंबर्स आपके पार्टिसिपेट नहीं करते इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करते हैं, आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट and the elected members of the legislative assemblies of all the states and the legislative members elected members of UTs Delhi and Puducherry। ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं करते। अब आपका सवाल ये होगा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि जब लोकसभा और राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट कौन करता है, तो उनको नॉमिनेट ही प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो ये नॉमिनेशन जब प्रेसिडेंट करते हैं तो हाउ कैन दीज नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन चूज देयर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो ना हो, इसीलिए जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दे डोंट पार्टिसिपेट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्शन कैसे होते हैं, तो इनडायरेक्ट होते हैं। इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन नहीं करता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इलेक्शन होता कैसे है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है। देखिए 2017 में है ना, 2017 में आपका मेंस का क्वेश्चन है डिफाइन और डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आप एक्सपेक्ट करते हैं, और जब आपके सिलेबस में क्लियर कट मेंशन है कि आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट पढ़ना है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए, हर चीज का आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्शन होते कैसे हैं। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो होता कैसे है ये, यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए गए हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये दोनों का जो मतलब है ये मैं आपको बताऊंगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देखी जाती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग होता है, एंड ऑल्सो यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी होता है। ये जो ट्रांसफर ऑफ वोट है ये प्रेफरेंस वाइज होता है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा इसमें एक चीज और आप सुन लीजिए कि अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी टू गिव एनी वर्डिक्ट। ठीक है, चलिए, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है ना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको तीन चीजें समझनी होंगी, तो आप ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको अभी बताया है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, एमपी एंड एमएलए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूं कि जब हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं तो 1 वोट इज इक्वल्स टू 1 पर्सन, मतलब कि एक वोट जो है वो हम एक पर्सन को देते हैं, तब जाके आपका एमपी और एमएलए चुना जाता है। बट जब यही एमपी और एमएलए जब प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं तो ईच मेंबर के पास एक वोट नहीं होता है, ईच मेंबर के पास एक वैल्यू वोट होता है, उस वोट का वैल्यू होता है। तो हमें जो है इस वैल्यू वोट को काउंट करना है ना। तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मूला दिया गया है, तो ये फॉर्मूला है आपका, है ना। तो जब हम वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए की बात करते हैं, है ना, हम एमएलए की बात करें तो एमएलए का वैल्यू ऑफ द वोट कैसे कैलकुलेट होता है, तो वो आपका कैलकुलेट होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू 1971 का सेंसस। अब आप पूछेंगे कि इतना पुराना सेंसस क्यों, तो आपका जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2001, ठीक है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, इसमें ये बात की गई थी कि जो आपके जो टोटल पॉपुलेशन है वो काउंट होगी आपके 1971 के सेंसस से, कब तक, 2026 के सेंसस जब तक काउंट नहीं होते तब तक। ठीक है, तो जब भी ये बात की जाएगी टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, हम वैल्यू ऑफ वोट की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए कि 1971 का डेटा आपको लेना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एमएलए का वैल्यू वोट निकालने का, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप सभी को मालूम है कि हर लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ सीट्स होती हैं, है ना। जैसे अगर मैं मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात करूं तो मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी है, 230। तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स इन 2000। ठीक है, ये आपका होता है वैल्यू वोट निकालने का फॉर्मूला फॉर एमएलए। अब हम बात करते हैं एमपी की। अगर मैं बात करूं एमपीज की, अगर मैं उनका वैल्यू वोट निकालूं तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल वैल्यू वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, मतलब कि जितने भी एमएलएज हैं सारे स्टेट्स के, ठीक है, 28 स्टेट्स हैं, तो जितने भी एमएलएज हैं सारे स्टेट्स के, उन सब का वैल्यू वोट डिवाइडेड बाय आपका जितने नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो इसको अब हम एक चीज से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो रही फॉर्मूले की बात, जब हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। एक और चीज यहाँ पर होती है, वो होता है आपका इलेक्टोरल कोटा। अब देखिए इलेक्टोरल कोटा जो है ये आपको बाद में समझ में आएगा कि ये क्या होता है, बट इसका फॉर्मूला जो है वो है आपका 50% ऑफ द टोटल वोट प्लस 1 जब आएगा तो आपका प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा। अब ये जब मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकली तो आपको समझ आएगा, है ना।
तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका देखते हैं। देखिए, मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करती हूँ, है ना, मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, मतलब अगर मैं एक एमएलए का वैल्यू वोट निकालूं तो क्या करना पड़ेगा। ये मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 1971 का सेंसस। ये मध्य प्रदेश की टोटल लेजिस्लेटिव सीट्स हैं 230 इंटू 1000। तो मेरे पास एक एमएलए का वैल्यू वोट कितना आया, तो वो आया मेरे पास 131। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक एमएलए का वैल्यू वोट। तो हमारे पास एमएलए कितने हैं टोटल मध्य प्रदेश में, तो हमारे पास टोटल एमएलए कितने हैं 230, है ना, 230 लेजिस्लेटिव सीट्स हैं, तो 230 हमारे एमएलए हैं। तो जब 1 एमएलए का वैल्यू वोट 131 है, तो टोटल एमएलए जो कि आपके 230 हैं उनका वैल्यू वोट कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 230 इंटू 131, दैट इज योर 3010। ठीक है, 30,130 जो है आपका टोटल वैल्यू वोट्स हैं सभी एमएलए के। ठीक है, यहां से निकल गई आपकी टोटल वैल्यू वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ वन स्टेट, दैट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का टोटल वैल्यू वोट्स है सारे एमएलए का, वो है इतना। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने एमएलए का काउंट कर लिया, अब एक स्टेट का, उसी तरीके से आपको ये सारे स्टेट्स का मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें असेंबली सीट्स कितनी है 60 हैं, और इसका पॉपुलेशन सेंसस 1971 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितना है, तो इतना है। तो यहाँ पे एक एमएलए वोट कितना आया, 8 आया, एक वैल्यू वोट है 8। और वहीं हमने एमपी का कितना देखा था, एमपी का हमने देखा था एक एमएलए का वोट कितना है 131। और वहीं पर अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे एक एमएलए का वोट कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो सोचिए कितना डिफरेंस हो जाता है अब आपके पॉपुलेशन से, आपकी लेजिस्लेटिव सीट से। ठीक है, इसी यूनिफॉर्मिटी को बरकरार रखने के लिए हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सहारा लिया है, ताकि जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उन सब का बराबर से हिस्सा हो इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। वहीं आप गोवा का देख लीजिए, तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स 40 हैं, ये इसका पॉपुलेशन सेंसस है, एक एमएलए का वोट यहाँ पे 20 आ रहा है। देखिए, एमपी का 31 है, मध्य प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का 8 है, गोवा का 20 है। अकॉर्डिंगली उनका जो टोटल वैल्यू वोट्स है वो 800 आया है ना। तो इसी तरीके से सारे एमएलए का, सारे स्टेट के एमएलए का वैल्यू वोट जो है वो काउंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी टोटल आएगा दैट विल बी कैलकुलेटेड इन द वैल्यू वोट ऑफ एमपीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि एमएलए का वैल्यू वोट कैसे काउंट होता है ना। अब हम बात करते हैं एमपी की। तो मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू वोट ऑफ एमपी है उसमें क्या लगेगा, आपका वैल्यू वोट ऑफ एमपी में जितने भी स्टेट के एमएलए हैं उन सबका वैल्यू वोट अपॉन में नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आया है सारे एमएलए का, ये जो मैं आपसे डेटा डिस्कस कर रही हूँ, ये आपका 2017 का प्रेसिडेंट इलेक्शन जो हुआ था ये उसका डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू वोट है एमएलए का ऑफ ऑल स्टेट्स वो कितना आया है 549,495। ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी फिगर बताया ना, यहाँ से ये कैलकुलेट होता है। तो ये वाला जो डेटा है ये हम मेंशन करते हैं यहाँ पर, है ना। टोटल वैल्यू वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स अपॉन में क्या लगता है आपका नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा के आपके मेंबर हो गए 543 और राज्यसभा के मेंबर हो गए आपके 233। तो इनका टोटल क्या आया हमारे पास 776। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इलेक्टेड मेंबर्स कितने हो गए पार्लियामेंट के 776
टोटल वैल्यू वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स कितना हो गया 549495। तो हमने इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दिया 549495 डिवाइडेड बाय 776। तो यहाँ पर एक वैल्यू वोट आया एक एमपी का 708। तो ये जो 708 है ये क्या है आपका 1 एमपी, एक एमपी का वैल्यू। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं 776 और एक एमपी का वोट कितना है, वैल्यू वोट कितना है 708। तो 776 इंटू 708 तो आपके पास फिगर आता है 54940। ठीक है, तो ये आपके निकल गए वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमपी। ऑल एमएलए का इतना, ऑल एमपी का इतना। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो थी आपको इलेक्टोरल कोटा, दैट इज योर 50% प्लस 1। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनका जो ये टोटल वैल्यू वोट है ना एमएलए और एमपी का, ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 549,495 जो है 549,495 जो है ऐड हो जाएगा 549,408 से, और यहाँ पर जो फिगर निकलेगा उसमें आपको करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो आपका इलेक्टोरल कोटा आ जाएगा। अब मैं समझ पा रही हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये आपको रिकॉल करने में, रीगेन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, तो इसको जो है हम लोग समझ लेते हैं एक सिंपल तरीके से। ठीक है, ये तो मैंने आपको रियल सिनेरियो बता दिया है, ये मैंने आपको रियल सिनेरियो बता दिया है कि कैसे होता है, पर मैं अब आपको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो सिंपल क्या होगा, चलिए समझते हैं सिंपल। सपोज मैंने आपको एक चीज बताई, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है कि सपोज आपके 4 कैंडिडेट्स हैं ए बी सी और डी। ठीक है, सभी को एक सीक्रेट बैलेट इशू हो जाता है, जितने भी आपके एमपी एमएलएज हैं सबको एक सीक्रेट बैलेट मिलता है, और उस सीक्रेट बैलेट में आपके पास, जैसे ये सपोज हाइपोथेटिकली 4 मेंबर इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा उस सीक्रेट बैलेट में, और आपको उसमें इन लोगों को प्रेफरेंस देना है। सपोज कि मैंने प्रेफरेंस दिया सी को, कि मुझे सी को प्रेसिडेंट बनाना है, और अगर सी नहीं तो मेरा सेकंड प्रेफरेंस मैं ए को देती हूँ, ए नहीं तो मैं थर्ड प्रेफरेंस अपना बी को देती हूँ, और फोर्थ प्रेफरेंस में अपना डी को देती हूँ। तो इस तरीके से जो है प्रेफरेंसेस देने पड़ते हैं जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं आपके प्रेसिडेंट इलेक्शन के। तो यहाँ पर आपको जरूरी बात ये है जानना कि जो एमपीज और एमएलएज हैं उनको एक प्रेफरेंस देना जरूरी है। ठीक है, वो एक से ज्यादा दें तो अच्छी बात है, बट अगर वो एक प्रेफरेंस भी देते हैं तो भी उनका वोट जो है वो काउंट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन होता है ना। अब मैं बात करूं अगर आपसे, सपोज ये मैं हाइपोथेटिकल एक फिगर ले रही हूँ, है ना, आपको समझाने के लिए, छोटे नंबर्स, क्योंकि अभी तो आपने लाखों करोड़ों की बात कर ली है, तो मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज एक, अब यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में क्या होगा कि मैंने यहाँ पर बता दिया कि ए को 20 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, बी को 30 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, सी को 40 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, और डी को 10 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। तो यहाँ पर टोटल कितने लोग हो गए 100 हो गए। ये 100 वही नंबर है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये 100 नंबर कौन सा है। ये 100 वही नंबर है जो अभी हमने देखा था, ये जो मैंने आपको बताया ना कि ऑल एमएलए और ऑल एमपी का टोटल नंबर एक यहाँ पर आएगा, ऐड करेंगे तो ये जो नंबर आएगा
ये वही नंबर है 100, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये टोटल वोट आ गए 100, तो आपको अभी मैंने बताया एक होता है इलेक्टोरल कोटा, मैंने आपको बताया इलेक्टोरल कोटा होता है आपका 50% प्लस 1, तो वो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय इसका 50% प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 51। तो 51 लाना है तब जाके कोई प्रेसिडेंट बनेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस में आप देख रहे हैं सबसे मैक्सिमम किसको मिला है फर्स्ट प्रेफरेंस, तो वो मिला है आपके सी को, है ना। बट सी को अगर मैक्सिमम प्रेफरेंस मिला है फर्स्ट, बट इनको अभी हम प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो सी है उनके पास कितने वोट आए हैं 40 आए हैं, 40 आए हैं, और आपका जो इलेक्टोरल कोटा है वो कितना है 51 है। तो इस इलेक्टोरल कोटे को जो कि 51 है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा आपका सी, क्योंकि सी के पास तो सिर्फ 40 ही है, भले ही मैक्सिमम है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर आपके डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनके पास सबसे कम वोट आए हैं। तो जब फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका अगर इलेक्टोरल कोटा से सेटिस्फाई नहीं होता है मैक्सिमम वोट, तो जो सबसे कम जिसको मिले हैं वो यहाँ पर हो जाएगा एलिमिनेट। पर ये जो एलिमिनेट होगा, मतलब ये जो डी एलिमिनेट हुआ है, ये इनके पास कितने वोट हैं 10 वोट्स हैं। तो अब ये जो 10 वोट्स हैं ये यूज करेंगे। ये यूज कैसे करेंगे, तो ये जो 10 वोट्स हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे ए बी और सी में। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मतलब कि डी को 10 लोगों ने वोट किया है एज फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए डी को 10 लोगों ने वोट किया, पर डी हो गए एलिमिनेट क्योंकि सबसे कम मिला है। तो यहाँ पर इन 10 लोगों का जो सेकंड प्रेफरेंस होगा, समझना, इन 10 लोगों का जो सेकंड प्रेफरेंस होगा वो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ, मतलब कि ये 10 लोगों में सपोज 5 लोगों ने ए को सेकंड प्रेफरेंस दिया, 3 लोगों ने बी को सेकंड प्रेफरेंस दिया, और 2 लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस दी। समझ आई अब बात, कि पहले हमने फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट किया, अब हमने एक एलिमिनेट कर दिया जो मिनिमम था, और अब उसका सेकंड प्रेफरेंस हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाकी के तीनों में, कि इन 10 लोगों ने किन किन लोगों को सेकंड प्रेफरेंस दिया। तो 5 लोगों ने ए को दिया, बी को 3 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस दिया, और सी को 2 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस दिया। तो अब क्या हो जाएगा, अब ए के पास कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 25 वोट्स, बी के पास कितना हो जाएगा 30 प्लस 3 33 वोट्स, और सी के पास कितना हो जाएगा 40 प्लस 2 42 वोट्स। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप फिर से देखिए, है ना, अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, मैक्सिमम किसको मिला है, तो मैक्सिमम मिला है फिर से सी को, सी के पास कितना है 42, बट फिर भी इनको प्रेसिडेंट हम नहीं इलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो इलेक्टोरल कोटा है वो आपका जो 51 है उसको मैच नहीं कर रहा है, 51 से कम है। तो फिर से अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन करेंगे, जो कि आपका मिनिमम वोट है। तो मिनिमम वोट यहाँ पे किसका है, तो ए का है, तो ए को हमने फिर से क्या कर दिया एलिमिनेट कर दिया। अब ये जो एलिमिनेशन हमने किया है ए का, तो ए के पास कितने वोट्स हैं 25 वोट्स हैं। तो अब ये जो 25 वोट्स हैं इनका जो थर्ड प्रेफरेंस होगा, ठीक है, हमने बात करी यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस की, अब यहाँ पे जो थर्ड प्रेफरेंस होगा, मतलब कि जिन लोगों ने ए को सेकंड प्रेफरेंस दिया था, अब ये जो 25 लोग हैं, इन 25 लोगों ने किस इन दोनों में से किसको थर्ड प्रेफरेंस दिया है,
मतलब अब ये 25 नंबर बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ पर सपोज 15 लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस दिया है बी को और 10 लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस दिया है आपके सी को। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात क्या आ जाएगी, बी के पास अब कितनी हो गए 48 और सी के पास कितना हो गया 52। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, है ना, अब यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि जो आपका सी है ना, 42 + 10 52 हो गया है और बी 33 + 15 48 हो गया है। तो सी जो है उसके पास क्या आ गया है 52 आ गया है और 52 इज वेरी वेल सेटिस्फाइंग द इलेक्टोरल कोटा दैट इज 51। 51 इज द इलेक्टोरल कोटा और 51 से ज्यादा है आपका सी के पास कितने हैं 52। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि अब सी को जो है हम प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सी जो है एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगे बिकॉज इट फुलफिल्स द इलेक्टोरल कोटा। अब सपोज अगर यहाँ पर इलेक्टोरल कोटा फुलफिल नहीं होता तो ये गो ऑन चलता, जैसे कि हमने सेकंड प्रेफरेंस किया, थर्ड किया तो फोर्थ प्रेफरेंस आता, फिफ्थ आता। तो इसी तरीके से ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, ये वोट ही तो ट्रांसफर हो रहे हैं ना, ये 10 ट्रांसफर किया इन तीनों को, यहाँ पे ये 25 ट्रांसफर किया इन दोनों को, तो ये जो ट्रांसफरिंग हो रहा है इसी को बोला जाता है, यही प्रोसेस कहलाती है आपकी क्या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो मेथड है बहुत सिंपल मैंने समझाया है तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ चीजें इलेक्शन से रिलेटेड। जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को 15,000 रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर देना पड़ता है ये डिपॉजिट, तो ये आरबीआई में देना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर ये जो कैंडिडेट्स लड़ना चाहते हैं, मतलब कैंडिडेट जो हैं खड़े होना चाहते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट, तो इनको क्या लगता है, इनको 50 प्रपोजर्स लगते हैं और 50 इलेक्टर्स लगते हैं। ठीक है, ये 50 प्रपोजर्स और इलेक्टर्स क्या होता है, ये जो प्रपोजर्स होते हैं मतलब जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो ये 50 उस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ आप प्रेसिडेंट बनिए, है ना, हम आपके समर्थन में हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं, है ना। ये 50 इलेक्टर्स क्या हो गए आपके प्रपोजर्स, और इन प्रपोजर्स को सपोर्ट करते हैं 50 इलेक्टर्स, इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स, है ना। इन प्रपोजर्स को सपोर्ट करते हैं 50 सेकेंडर्स। ठीक है, मतलब पहले तो कैंडिडेट खड़ा हुआ, उसके लिए 50 लोगों ने साइन किया कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, इन 50 लोगों को और 50 लोग जो कि सेकेंडर्स कहलाते हैं उन लोगों ने सपोर्ट किया कि हाँ इनको प्रेसिडेंट के लिए हम सपोर्ट करेंगे बनने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज हो जाती है। ठीक है, अगर आपका जो वोटिंग है वो 1/6 से कम होता है तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा इलेक्शन का टॉपिक था वो मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट होता है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग होते हैं, कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन नहीं करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है, आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। हमने इलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझ लिया है कि किस तरीके से आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स
जो थे उन लोगों ने बहुत बहस करी और बहुत सारे लोगों ने इस चीज को बोला गया कि आप डायरेक्ट इलेक्शंस करवाओ प्रेसिडेंट के, इनडायरेक्ट क्यों करवा रहे हो, वो देश के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो यहाँ पर एक बात आप समझिए कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पर ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि ये आम जनता के समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, हमारा लिटरेसी रेट कितना है, तो ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फॉर द इंडियंस, ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसीलिए ये इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, दूसरी चीज आई कि ये जो इलेक्शन है इसमें आप लेजिस्लेटिव असेंबली को मत पार्टिसिपेट करवाओ। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है आपके इंडियन यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, हेड होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि यूनियन का रिप्रेजेंट, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, क्रिटिसिज्म था बिलोंग्स टू योर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर हमारा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो खत्म होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे उनके क्वालिफिकेशन क्या होता है, ओथ, टर्म, इम्पीचमेंट, वैकेंसी एंड पावर्स एंड फंक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे जो कोचिंग है वहां पर इंस्टीट्यूट में आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस batch and also the test series of prelims and mains and daily answer writing practice. You can contact on MPPSC Adda. We are going to organize all these programs we have organized and many students already enrolled it. So thank you so much for listening, and we'll meet in the next lecture and we'll study of the qualification, oath, term and impeachment of the president. So thank you so much. Thank you.